उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? जोशीमठ तेजी से डूब रहा है, पर यह अचानक नहीं है। इस संभावित तबाही की चेतावनी कई दशकों पहले आई थी। 1939 के दौर में कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि जोशीमठ एक ऐसी पहाड़ी पर बसाया जा रहा है जो भूस्खलन के लिहाज से अति संवेदनशील है। पूरा जोशीमठ शहर एक अति प्राचीन भूस्खलन जोखिम वाली ढलान पर बनाया गया है। जोशीमठ में 60 से 70 डिग्री की ढलान है और यह चेतावनी दी गई थी कि इस ढलान के आसपास कोई भी खुदाई बहुत भयंकर त्रासदी को जन्म दे सकती है। तब भी यहाँ तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। इसी परियोजना की टनल यानी सुरंग के नाते ही आज जोशीमठ में तबाही का मंजर दिख रहा है। जोशीमठ भूकंपीय क्षेत्र 5 में स्थित है। 2 क्षेत्रीय दबावों से घिरा है। उत्तर में वक्रता और दक्षिण में मनुष्यारी। 1991 और 1999 के भूकंपों ने साबित कर दिया था कि यह क्षेत्र भूकंप के लिए अति संवेदनशील है। ये सभी तथ्य रेखांकित करते हैं कि जोशीमठ की नींव हमेशा से बहुत कमजोर रही है। चिंता की बात यह है कि जोशीमठ बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पर फिर भी विकास के दावों के चलते इन सब की अनदेखी की गई। उत्तराखंड के पहाड़ी कस्बों में जमीन धंसने या डूबने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जोशीमठ की घटनाओं के बाद कर्णप्रयाग में भी इसी तरह के मामले सामने आने से लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। 1985 में पद्म भूषण चंडी प्रसाद भट्ट फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुआल और HARC नामक एक NGO के संस्थापक MS कुंवर ने विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट अ रिस्की वेंचर इन हायर हिमालय नाम से एक लेख लिखा था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर JS सिंह द्वारा संपादित एक पुस्तक में प्रकाशित इस निबंध में उल्लेख किया गया है कि कैसे जोशीमठ के तथाकथित विकास के लिए सड़कों और घरों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे के विकास के दौरान डायनामाइट का उपयोग करके भारी मात्रा में मट्टी और बोल्डर हटा दिए गए। 70 के दशक में निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के लिए भी जंगल साफ किए गए। अनियमित जल निकासी ने ढलान को कटाव के प्रति और भी अधिक असंवेदनशील बना दिया। नतीजतन शहर के कई हिस्से डूब रहे हैं। जोशीमठ क्यों डूब रहा है, इसे जानने के लिए 1976 में बनी मिश्रा कमेटी की कुछ संस्तुतियों पर भी गौर करना बेहद जरूरी हो जाता है। इन सुझावों में कहा गया था कि स्लिप जोन में कोई नया निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। साइट की स्थिरता का आकलन हो जाने के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। घरों के निर्माण के लिए ढलानों की खुदाई, उनकी पिचिंग, जल निकासी और उचित मलबा निपटान सभी कुछ प्रतिबंधों के अधीन होना चाहिए। भूस्खलन जोखिम वाले स्थलों के भीतर कोई भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। न ही सड़कों की मरम्मत या किसी अन्य निर्माण गतिविधि को करने के लिए खुदाई या विस्फोट से पत्थरों को हटाया जाना चाहिए। हाल की घटना के दौरान सबसे अधिक प्रभावित मारवाड़ी और जोशीमठ रिजर्व फॉरेस्ट के नीचे और छावनी के बीच के क्षेत्र में व्यापक रोपण किया जाना चाहिए। ढलानों पर जो भी दरारें बढ़ी हैं उन्हें भरने की ज़रूरत है। तलहटी पर लटके या पड़े हुए शिलाखंडों को उनकी वर्तमान स्थिति में छोड़े जाने के बजाय उचित रूप से सहारा देना चाहिए। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि जोशीमठ बस्ती के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण सामग्री एकत्र करने पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। जोशीमठ बाईपास को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया क्योंकि यह जोशीमठ भूस्खलन के आसपास बनाया गया था। यह बाईपास हेलोन और मारवाड़ी को सीधे जोड़ता है।
कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी बताया कि हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाएं निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सुझाव दिया गया कि बिजली पैदा करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर छोटी परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। दिवंगत पद्म भूषण प्रोफेसर के.एस. वल्दिया ने अपने शोध प्रकाशनों के माध्यम से नीति निर्माताओं को आगाह किया था। कहा था कि हिमालय की ढलानों पर काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ढलानें नाजुक होती हैं। एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई कि उत्तराखंड बनने के बाद अलकनंदा नदी के किनारे निर्माण क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण में भारी उछाल आया है। पहले इन कस्बों में सुरक्षित आवास ढलान हमेशा कम और दूर दूर थे। अधिकांश गांव और छोटी बस्तियां भूस्खलन प्रवण क्षेत्र पर स्थित हैं। स्थिति यह है कि उत्तराखंड में और भी कई जोशीमठ होने का इंतजार है। जोशीमठ ही नहीं, कर्णप्रयाग में 50 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। यहाँ भी लैंड सीकिंग की घटनाएं सामने आई हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर, सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी वाले इलाके के 50 घर के लोग बेहद दहशत में जीने को अभिशप्त हैं। यहाँ के घरों और आंगनों में दरार है और लटकती हुई छत यहाँ के लोगों के आपदा की पीड़ा खुद ब खुद बयान कर रही है। वैज्ञानिकों की टीम ने जोशीमठ के मनोहर बाग, सिंगधार, जेपी, मारवाड़ी, सुनील गांव, विष्णुप्रयाग, रविग्राम, गांधीनगर आदि प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे किया है। उन्होंने तपोवन का भी दौरा किया है। एनटीपीसी सुरंग के अंदर और बाहर किए जा रहे कार्यों का भी जायजा लिया है। लगभग 50,000 की आबादी के साथ कर्णप्रयाग समुद्र तल से 860 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि जोशीमठ 1890 मीटर की ऊंचाई पर है। कर्णप्रयाग और जोशीमठ से 80 किलोमीटर की दूरी है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ में भू धसाव का तेजी से अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन कर दिया है। पैनल में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये पैनल स्थिति का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगा कि धसाव क्यों हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 25,000 लोग जोशीमठ में गुस्साए हुए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह है इस इलाके की जमीन का लगातार धंसते जाना। लोग सुरक्षा के साथ निर्माण प्रोजेक्ट्स बंद करने की मांग कर रहे हैं। थक हार के लोगों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। लोग सड़कों पर हैं और जिला प्रशासन उन्हें मनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। लोगों की सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि जिला प्रशासन ये लिख करके दे दे कि यह जो सुरंग बन रही है, ये जो टनल बन रही है और ये जो विद्युत निर्माण के लिए नए ढंग की परियोजना पर काम हो रहा है, उससे बंद करने का लिखित आश्वासन दे दे। परंतु जिला प्रशासन लिखित तौर पर यह देने को तैयार नहीं है। इसी से जिला प्रशासन और सरकार की मंशा को समझा जा सकता है। इसी से समझा जा सकता है कि यह लोग जोशीमठ की आपदा को हल करने के लिए कितने संवेदनशील हैं। अब तो जोशीमठ, कर्णप्रयाग और आसपास के लोगों को अपनी दिक्कतों के लिए खुद उतर करके जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी। देखते हैं उनकी लड़ाई में कितने लोग काम आते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।